गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 10th A1 और 10th A3 SST हिंदी मीडियम के अंदर टॉपिक है आपका नेपोलियन, जो कि फ्रांस का एक महत्वपूर्ण शासक जिसने बहुत अपने साम्राज्य क्षेत्र को बढ़ावा दिया। खास तौर पर यूरोप में उसने बहुत बड़ा तहलका मचाया। उसने आसपास के जितने भी छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया का, इटली का, फ्रांस और इसके अलावा जैसे स्विट्जरलैंड है या डेनमार्क है, बेल्जियम है, आसपास के सभी इलाकों को उसने जीत लिया था। और जीते हुए क्षेत्रों को 1804 ईस्वी में उसने अपने क्षेत्र के अंदर एक नेपोलियन संहिता लागू की। नेपोलियन संहिता के बहुत से मायने थे, आपको आज उसके विषय में समझाया जाएगा। इसके अलावा 1815 की वाटरलू की लड़ाई के विषय में आपको बताता हूं। 1815 की वाटरलू की लड़ाई के अंदर नेपोलियन ने कभी युद्ध में हार का मुंह नहीं देखा। उसको पहली बार उस युद्ध में वह हार गया और उस हारने के दौरान नेपोलियन ने जितने भी जो क्षेत्र जीते हुए थे वो वियना की संधि के द्वारा, वियना के प्रस्ताव के द्वारा जीते हुए क्षेत्र वापस उन्हीं क्षेत्रों को, उन्हीं राज्यों को दे दिए गए जिन क्षेत्रों से वो प्राप्त किए गए थे। और इस प्रकार यानी फ्रांस की ये जीती हुई विजित जो उसकी उपलब्धि थी वो टुकड़ों में बट गई। यानी उसकी उपलब्धि को अब वो बखान नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी जितनी भी उसने मेहनत की थी, जितना भी उसने जोखिम उठाया, वो सब बेकार चला गया और वापस दोबारा से उसका साम्राज्य विखंडित हो गया। इस प्रकार ये आपका टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रांस में राष्ट्रवाद किस तरीके से पनपा, वहां के लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना जो है वो कैसे उजागर हुई, कैसे उन्होंने उस चीज को प्रकट किया। इससे आगे टॉपिक है 18वीं सदी में यूरोप की सामाजिक संरचना का उल्लेख करें तो यहां पर विशेष तौर पे सामंतवाद जो है ये यहां की जड़ों में शामिल है। और विशेष तौर पर मुख्य व्यवसाय के तौर पर उस समय भी किसान बहुत बड़े तादाद में खेती करते थे। इसमें नेपोलियन की नागरिक संहिता जो कि 1804 ईस्वी के अंदर लागू की गई थी, नेपोलियन के द्वारा लागू की गई थी अपने जीते हुए सभी क्षेत्रों के अंदर। सबसे पहले पॉइंट पर जन्मना विशेषाधिकार समाप्त। इसमें जन्म के आधार पर कुछ लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे, वो नेपोलियन ने उन सभी जन्म के आधार पर जो प्राप्त होने वाले विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष समानता, इसका मतलब था कि कानून के समक्ष सब लोग समान होंगे, चाहे वो उच्च वर्ग से बिलोंग करने वाला व्यक्ति है, चाहे निम्न वर्ग का, चाहे कोई अधिकारी है, समान व्यक्ति है या सब सामान्य व्यक्ति, सभी लोग समान नजरिए से देखे जाएंगे। कानून की नजर में सब लोग समान होंगे। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको समान सजा का प्रावधान होगा। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार उनको दे दिया गया कि लोग अपनी कमाई अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा आगे है डच गणतंत्र। इटली जर्मनी में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। उसने क्या किया कि जो जैसे जितना प्रशासनिक विभाजन सरल होते हैं वही आम जनता के लिए ज्यादा कल्याणकारी साबित होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर अगर हम सारे के सारे कार्य अपनी दिल्ली हेडक्वार्टर के जिम्मे छोड़ देते हैं तो पूरे देश के नागरिकों को हर काम के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। इसलिए प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाने का मकसद है कि जो हमारे सब हेडक्वार्टर्स हैं, यानी सभी राज्यों के अंदर, प्रांतों के अंदर जो उनकी राजधानियां बनाई गई हैं, प्रमुख नगर बनाए गए हैं या फिर जिले घोषित किए गए हैं और तहसीलें बनाई गई हैं, तो उससे प्रशासनिक जो विभाजन है वो सरल हो गया है और आसानी से उस काम को संभाला जा सकता है। तो यहां डच गणतंत्र के अंदर, इटली के अंदर डच गणतंत्र है, हॉलैंड, इटली, जर्मनी, इन सब क्षेत्रों के अंदर स्विट्जरलैंड भी इनके साथ था। इससे प्रशासनिक विभाजन को उसने सरल बना दिया। किसानों को भू दासत्व, जो कि गुलामी होती थी बड़े बड़े भू जागीरदारों की या सामंतवादों की, बड़े बड़े सामंतों की गुलामी होती थी, वो उन्होंने विमुक्त करा दिया, उन सब किसानों को आजाद करा दिया। एंड जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति, और जागीरदारी जो शुल्क देने होते थे, सामंतों को शुल्क देने होते थे, जो टैक्स पे करना होता था, उससे निजात दिलाई। यानी सामंतवाद को जड़ से उखाड़ फेंका। सामंतवाद एक बुराई थी यहाँ के सोसाइटी में। कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटाना, जो मजदूर वर्ग है, जो कारीगर वर्ग है,
वे उनके सभी अपने व्यवसाय के आधार पर श्रेणी संघ बनाया करते थे और वो श्रेणी संघ का जो नियंत्रण होता था उन सभी सदस्यों पे होता था जो उस व्यवसाय से बिलोंग करते थे, वो उसे बाहर नहीं जा सकते थे। इसलिए उनका नियंत्रण उन श्रेणी संघों से उन्हें हटवाया और उनका उचित हक उनको दिलवाया। आंतरिक ढांचे पर बल, उन्होंने अपने आंतरिक समाज को सुधारने के लिए, आंतरिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बैंकिंग व्यवस्था, यातायात, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और संचार कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसको बहुत उत्तरोत्तर तरीके से बहुत ही अच्छा विकसित बनाया। और इससे, क्योंकि ये तीनों एक तरह से आधार होते हैं, बेस होते हैं किसी भी देश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे तरह से कायम करने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए, इसलिए उसने आंतरिक ढांचे पर बल दिया। ये उचित व्यवस्था इन सभी की उसने कायम करवाई। एक समान कानून, एक सबके लिए एक समान कानून बनवाए, लागू किए। मानक भार, एक मानक भार निश्चित किए गए, जैसे किलोग्राम है या मीटर, किलोमीटर, इस तरह के मानक भार जो है वजन तोलने के लिए, खासतौर पर द्रव या ठोस पदार्थों को तोलने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई। और एक राष्ट्रीय मुद्रा, पूरे राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रीय मुद्रा यानी फ्रेंच जो है ये यहाँ की भाषा के रूप में, और जो यहाँ की जो मुद्रा है वो एक यानी ये जो फ्रैंक मुद्रा है उसका हम राष्ट्रीय मुद्रा के अंदर देख सकते हैं यहाँ की सिर्फ एक राष्ट्रीय मुद्रा घोषित की गई थी उस समय। जैसे इंडिया के अंदर रुपया मुद्रा है तो इस तरह से एक मुद्रा को कायम किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक सेकंड, फ्रांस में राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिली। इससे पहले कभी उन्हें मौका नहीं मिला अपनी बात कहने का, अपने कोई सार्वजनिक मंच उन्हें नहीं मिला, उनका लगातार शोषण हो रहा था, आम समुदाय अपनी बात नहीं कह पाता था। इस तरीके से उन्हें स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है, विचारों की अभिव्यक्ति जो है, राष्ट्र के प्रति अपने उद्गार जो व्यक्त करने की जो उन्हें मौका मिलता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में मिलता है। इसमें क्या क्या हुआ है, प्रभुसत्ता जो है यानी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन टेकिंग पावर है, वो किसमें थी, राजतंत्र से निकलकर यानी राजशाही शासन से निकल करके फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई, यानी नागरिकों के अधिकार ज्यादा हो गए। अब राजतंत्रात्मक शासन जो था, वंशानुगत सिस्टम था, राजा का बेटा राजा बनेगा, उस तरह की व्यवस्था को तोड़ दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पितृभूमि, पितृभूमि एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर अपने पूर्वजों की भूमि, जैसे हम मातृभूमि अपनी माता या जहां हमारा जन्म हुआ है उसको मातृभूमि मानते हैं, तो पितृभूमि का मतलब होता है हमारे पूर्वजों का भी उसी जमीन पर हक रहा है और इस तरीके से उनका रिलेशन इनके साथ है, उसको पवित्र भूमि भी मानते हैं। नागरिक जैसे विचारों ने, नागरिक और पितृभूमि जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय बनाया, यानी एक ज्वाइंट समुदाय बनाया कि कोई भी इससे अलग नहीं है, सबके पितृ परिवार से जुड़े हुए हैं, पितृभूमि से जुड़े हुए हैं, सभी लोग नागरिक कहला सकते हैं। इसलिए संयुक्त समुदाय में सब लोग शामिल होंगे, जहां संविधान के अनुसार समान अधिकार मिले। इसमें संविधान के अकॉर्डिंग सब लोगों को एक समान अधिकार दिए गए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस तरह के अधिकार उन लोगों को दिए गए। फ्रांसीसी झंडा, यहाँ पे तिरंगा झंडा कायम किया गया, जैसे कि हमारे देश का तिरंगा झंडा कायम किया गया है राष्ट्राभिव्यक्ति को प्रदर्शन करने के लिए, ठीक उसी तरीके से वहां भी किया गया है। स्टेट जनरल का चुनाव नागरिकों के समूह के द्वारा किया गया, जो कि यहाँ के एक संवैधानिक ढांचा है ये, जो कि इसमें 3 स्टेट होते थे। एक जैसे पुजारी पादरी वर्ग होता था पुराने समय के दौरान, जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलता था। एक पादरी वर्ग था, एक कुलीन वर्ग था, एक सामान्य वर्ग था। तो इस तरह का स्टेट जनरल का इलेक्शन अब नागरिकों के द्वारा होने लग गया था। पहले इसका इलेक्शन जो है ज्यादा कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के द्वारा होता था, आम नागरिक इसके अंदर वोटिंग नहीं करते थे, लेकिन अब नागरिक उसके अंदर वोटिंग कर रहे थे, इसलिए स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। नेशनल असेंबली सभी तरह की डिसीजन लेने लग गई। नई स्तुतियां, देश के राष्ट्र गौरव को दिखाने के लिए नई स्तुतियां बनाई गई, नई प्रार्थनाएं बनाई गई, शपथ दिलाई गई, नई नई शपथों का सृजन देखने को मिला। शहीदों का गुणगान किया गया कि अपने देश के प्रति जो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं या जो मर चुके हैं उनको याद किया गया। इससे एक देश के अंदर एक मैसेज मिला कि भारत जो फ्रांस है उसमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाले जो लोग हैं वो 1789 की क्रांति से पहले इतना ज्यादा अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उद्गार नहीं कर पाते थे, बाद में कर पाए। 18वीं सदी में यूरोप की सामाजिक संरचना का उल्लेख किया गया है। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, भूमि का मालिक कुलीन वर्ग। उस समय पर सामंतवाद जो है समाज की जड़ों तक व्याप्त था। सामंत, बड़े बड़े सामंत होते थे, बहुत ज्यादा जमीनों के मालिक होते थे, बड़े बड़े जागीरदार होते थे। वो आम मजदूर को कुछ भी नहीं समझते थे, यानी छोटे किसान को शोषण करते थे और उनको बेगार भी करवाते थे, उनसे कोई पैसा नहीं देते थे, काम करा लेते थे।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के मालिक। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियां उनकी होती थी, बड़े शहरों के अंदर हवेलियां होती थी इन सामंतों की। इसके अलावा परस्पर वैवाहिक संबंध, सभी सामंतों के आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, सामान्य नागरिकों के साथ उनके संबंध नहीं होते थे। संख्या की दृष्टि से छोटा समूह, इनकी संख्या अगर कुल आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम थी, रेयर ही, मतलब इनकी संख्या थी लगभग 2 से 5%, 10% इतने ही रहते थे। जनसंख्या में अधिकतर कृषक, उस समय की जनसंख्या का अगर टोटल एग्जैक्ट डाटा निकाला जाए तो उस समय की जनसंख्या का जो है अधिकतर कृषक जो है अपना किसान का काम करते थे, खेती का काम करते थे, खेती से जुड़े हुए लोग ही ज्यादा संख्या में थे। मध्यम वर्ग का उदय, इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन व्यवसायों के अंदर ज्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि की वजह से मध्यम वर्ग का उदय हुआ, नए नए अधिकारी कर्मचारी वर्ग का उद्भव हुआ। इस प्रकार ये आपका टॉपिक एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। नेपोलियन नागरिक संहिता 1804 के अंदर शुरू हुई, जन्म के आधार पर प्राप्त होने वाले विशेष अधिकार समाप्त किए गए, कानून के समक्ष सबको समानता दी गई और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। डच गणतंत्र, इटली, जर्मनी प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया इन सभी क्षेत्रों के अंदर। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड का नाम भी आप ले सकते हैं। इसमें किसानों को गुलामी की जो मानसिकता थी उनकी, भू दासत्व जो कि बड़े बड़े जागीरदारों के वो गुलाम थे, उनसे छुटकारा दिलाया गया और जागीरदारी प्रथा जो है उसके तहत टैक्स देना होता था, वो टैक्स से भी मुक्ति आम किसानों को दिलाई गई। कारीगरों के श्रेणी संघ होते थे जो व्यवसाय के आधार पर गठित किए जाते थे, उनके नियंत्रण को काफी हद तक हटा दिया गया ताकि शोषण से मुक्ति मिली कारीगरों को। इसके बाद है आंतरिक ढांचे पर बल दिया गया, बैंकिंग, यातायात और संचार जो कि किसी भी देश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था का आधार होते हैं, तो इस पे इसने ज्यादा ध्यान दिया नेपोलियन ने और इनके ढांचे को ही बदल डाला और थोड़ा सुधार की तरफ कदम उठाए। एक समान कानून सबके लिए बनाए, मानक भार सुनिश्चित किए और एक राष्ट्रीय मुद्रा सब देश के लिए जारी की। इसके बाद है फ्रांस में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के जरिए देखने को मिली। इसमें प्रभुसत्ता जो है राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हक में आई, यानी जो डिसीजन टेकिंग पावर है, जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है, आम जनता अब नागरिकों के समूह के द्वारा, क्योंकि सभी तरह के फैसले होते थे, इसलिए राजतंत्र की शक्तियां कम हो गई और जो है नागरिकों को अधिकार मिलने लगे। राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया, उसको खत्म कर दिया गया। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों की वजह से संयुक्त समुदाय बन गया और संविधान के अनुसार सब लोगों को समान अधिकार मिले। इसके बाद है फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया ताकि लोगों में राष्ट्राभिव्यक्ति की एक स्पष्ट मतलब एक उन्हें अपनी बात रखने का या अपने आप किसी भी राष्ट्र के प्रति अपना गौरव दिखाने के लिए तिरंगे झंडे का सम्मान के रूप में इस चीज को चुना गया, एक सेलेक्ट किया गया कि सारे देश का एक राष्ट्रीय झंडा होगा। स्टेट जनरल का चुनाव कराया गया नागरिकों के समूह के द्वारा। इसमें नई स्तुतियां, सफ्ते और शहीदों का गुणगान इस दौरान किया गया। इसके बाद है 18वीं सदी में यूरोप की सामाजिक संरचना में भूमि के मालिक सामंत होते थे, बड़े बड़े कुलीन वर्ग के लोग होते थे, ज्यादा बड़े जगीरदार होते थे जो कि शोषण करते थे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इनके मकान होते थे, संपत्तियां होती थी, शहरी क्षेत्रों में हवेलियां होते थे और परस्पर वैवाहिक संबंध आपस में सभी कुलीन वर्ग के लोग आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित रखते थे, बाकी लोगों से संबंध नहीं रखते थे। संख्या की दृष्टि से एक छोटा समूह था यह है और जनसंख्या में ज्यादातर लोग किसान का काम करते थे और मध्यम वर्ग का उदय इस दौरान देखने को मिला क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की वजह से कर्मचारी और अधिकारी वर्ग का उद्भव देखने को मिला। धन्यवाद।